हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन। ठीक है। हिंदी में इसे हम मूल्य ह्रास कह देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों हमें डेप्रिसिएशन पढ़ने की जरूरत है, और अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि हम इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस तरह से जो है शो करते हैं। तो तीन बातों पर आज डिस्कशन है। डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है हमें ये, और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तीन चीजें हम इसमें आज आपकी ये पढ़ने वाले हैं। इग्नू स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास होगा, जैसा कि आपको अपने स्टडी सेंटर से मिला हुआ है। तो उसी में से आप लोग को मैं एक एग्जांपल उठाकर, उसी का ही एक एग्जांपल, एक प्रॉब्लम लेकर मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल पोर्शन, कैसे वाला जो हमारा पोर्शन है वो मैं आपको अभी हैंड टू हैंड ही आज के लेक्चर में ही समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। ठीक। डेप्रिसिएशन को अगर हम हिंदी वर्ड से अगर डिनोट कर रहे हैं तो मूल्य ह्रास। मूल्य मतलब प्राइस, कीमत। और कीमत आप लोगों को पता है क्या होती है, किसी भी वस्तु को खरीदकर जो उसके बदले में भुगतान किया जाता है, यानी कि किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए जो हम उसके बदले में पेड कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कीमत कहलाती है। और ह्रास, अगर ह्रास को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ह्रास का मतलब होता है कमी। तो डेप्रिसिएशन का मतलब निकल कर आ रहा है मूल्य में होने वाली कमी। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब निकल कर आ रहा है, मूल्य में होने वाली कमी। तो यानी कि डेप्रिसिएशन एक ऐसी कमी है जो किसी भी कंपनी को लगातार यूज करते हुए, है ना, जब हम किसी भी कंपनी में जो असेट्स हैं उनका अगर हम लगातार यूज करेंगे तो सीधी सी बात है कि उसका प्राइस जो है, जिस समय परचेज किया गया था उस समय वाले प्राइस से नीचे आ जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा उसका प्राइस, वो अब नहीं रहने वाला। तो वो जो कमी आई प्राइस में, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ये किन कारणों से आती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई। हो सकता है कि आपने जो चीज यूज किया उसे लगातार आप यूटिलाइज करते चले जा रहे हो तो कुछ ना कुछ हिस्सा बटाएगी उसमें। हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर या जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आपकी गुड्स है, आपने कोई चीज ली है, संपत्ति ली है, और टेक्नोलॉजी एक साथ से चेंज हो जाती है तो वो भी उसके प्राइस में फिर कमी आ जाती है पुरानी। जैसे मोबाइल सेक्टर में अगर आप लोग बात करें, जब फिलहाल प्रेजेंट में जो लेटेस्ट है वो 4G हैंडसेट चल रहे हैं, तो जब से 4G हैंडसेट आया 3G वालों की कीमत कम हो गई। ठीक है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। ठीक है। तो जितनी भी बिजनेस एंटिटियां होती हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन होते हैं, वो सभी अपने यहाँ पर किसी ना किसी असेट्स को लेकर ही जो है काम करते हैं, क्योंकि संपत्तियों से ही जो है लाभ कमाया जा सकता है ना। संपत्ति को अगर हम डिफाइन करें, असेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, कोई भी वस्तु जिससे हम लाभ कमा सकते हो वही हमारी क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। भाई आप नॉर्मल सी भाषा में देख लीजिए, किसी भी चीज से अगर आप लाभ कमा पा रहे हैं तो वो आपको संपत्ति के तौर पर आपका काम करेगी, यानी कि जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया, और जहां इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा वहां रिटर्न तो आना ही आना है। तो पैसा इन्वेस्ट किया तो मालिकाना हक हो गया, और मालिकाना हक हो गया तो वो संपत्ति बन गई, और संपत्ति बन गई, इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न वहां से मिलना स्वाभाविक है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक ऐसा कमी है जो किसी भी पर्टिकुलर असेट्स को निरंतर यूज करने से या अन्य किसी कारण से अगर उसके प्राइस में कमी आ जाती है तो उसी कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। आई होप इतनी बात से आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग कोई ना कोई व्हीकल यूज जरूर करते होंगे घर में, पर्टिकुलर अगर लाइफ में, चलो छोड़ो व्हीकल छोड़िए, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं हम मोबाइल फोन का, सभी यूज करते हैं आज के तारीख। तो आप मुझे एक बात सोचकर बताइए कि आपने अपना मोबाइल फोन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल पहले खरीदा होगा। ठीक है। तो जिस कीमत पर वो आपने पिछले कुछ समय पहले खरीदा था, क्या आज की कीमत में आप उसे उस कीमत पर बेच सकते हैं? तो आई होप सबके मन का जवाब होगा नहीं सर, उस कीमत पे वो नहीं बेचा जा सकता। और आंसर है भी यही, नहीं बेचा जा सकता। क्यों नहीं बेचा जा सकता? क्योंकि जो भी आपके मोबाइल को अब खरीदेगा आज की तारीख में, उसको अगर आप पुरानी वाली कीमत बताएंगे जिस कीमत पर आपने खरीदा था, तो वो छूटते ही कह देगा जी ये तो सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड का क्या मतलब होता है, जो चीज यूज कर ली गई हो,
यानी कि आपने वो यूज किया है एक टाइम पीरियड में, और उस टाइम पीरियड में यूज करने से उसके प्राइस कुछ ना कुछ कमियां उसमें आई होंगी। कमी से इन ये नहीं है कि वो बेकार हो गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ, अब बिल्कुल नए जैसा तो रह नहीं सकता, तो उसके प्राइस में जो उसकी कमी, उसकी क्वालिटी में जो कमी आई, उसी की वजह से उसके प्राइस भी डाउन चलेंगे। तो वही डाउन प्राइस जो होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात थी कि डेप्रिसिएशन क्या है। तो अब मेरी बात आप तक क्लियरली पहुंच रही होगी कि डेप्रिसिएशन क्या है, कि डेप्रिसिएशन किसी भी असेट्स के लगातार यूज करने से जो उसके प्राइस में कमी आ जाती है, उसी कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कह देते हैं। यूज होगा तो कमी भी आनी है, कमी आनी है तो उसके लिए फिर डेप्रिसिएशन वर्ड को हम असेट्स के तौर पर, असेट्स के मामले में कंपनी या बिजनेस एंटिटीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि डेप्रिसिएशन क्या है। अब बात यह है कि डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या जरूरत पड़ गई। तो एक लाइन में अगर आंसर दें तो सबसे बड़ा आंसर इसका ये हो सकता है कि क्योंकि हमें अपनी बैलेंस शीट जो बनाते हैं, बैलेंस शीट आप लोग समझते हैं कि कोई भी कंपनी अपना जब हिसाब किताब रखती है साल भर का, तो वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। फाइनल अकाउंट्स मतलब ऐसे अकाउंट जिनसे उसे फाइनली रिपोर्ट पता पड़े अपने बिजनेस की, कि उसके बिजनेस की सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट्स उसे क्या हुए साल भर में, इकोनॉमिक कंडीशन उसके बिजनेस की क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो असेट्स आप लोग अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं, उन्हें आपको उसी कीमत पर शो करना होता है जो उस समय चल रही होगी। ठीक है, तो असेट्स की एक्चुअल कीमत, जिससे कि बिजनेस की एक्चुअल कीमत पता चल सके। तो संपत्तियों की असल कीमत पता करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ता है। अगर आप पुरानी कीमत पर ही अपने असेट्स को दिखाते चले जाएंगे तो होगा क्या, आपके बैलेंस शीट की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ती चली जाएगी, जबकि एक्चुअल में अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो वो कीमत आपको अपनी असेट से नहीं मिलने वाली। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का यूज हम करते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है इसको समझने के लिए कि अपनी जो असेट्स हैं उन्हें रिस्टैब्लिश अगर हमें करना हो, क्योंकि ये अगर छोटे मोटे बिजनेस की बात करें, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया, ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था जिससे आप लोग समझ जाएं, लेकिन अगर कंपनी के मामले में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े प्लांट और मशीनरियां खरीदी जाती हैं जिनकी कीमत करोड़ों तक में होती है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, जिनकी कीमत करोड़ों तक में होती है, जो प्लांट लगाए जाते हैं, तो उन्हें रीस्टैब्लिश करना यानी कि पुनर्स्थापना करना। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब किसी भी संपत्ति को लगातार यूज करते रहोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती चली जाएगी, और जब कमी आती चली जाएगी तो एक समय के बाद आपको वो बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी बदलने को कह देते हैं रीस्टैब्लिश करना। और जिस समय आपको बदलना पड़ेगा उसको में फिर से आपको एक बहुत मोटी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए भी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। आप कहेंगे कि सर ये डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट का रीस्टैब्लिश से क्या लेना देना? लेना देना बिल्कुल है सर। क्या लेना देना है? करते क्या है कि बिजनेसमैन जिस दिन असेट्स खरीदता है, जिस दिन संपत्ति खरीदता है, उसी दिन अपने यहां पर एक फंड क्रिएट कर लेता है। ठीक है, फंड को आप एक गुल्लक की तरह समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने कोई एसेट्स खरीदी, तो उसने एक गुल्लक बना ली और उसने ये प्रण ले लिया, ये उसने तय कर लिया कि भाई हर साल जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें से कुछ हिस्सा मैं इस गुल्लक में जमा करता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भविष्य में आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद एक नया प्लांट फिर से लगाना है, क्योंकि पुराना प्लांट हमारा यूज से आउट हो जाएगा, तो नया प्लांट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए आप क्या बना लेते हैं? गुल्लक बना लेते हैं। इसी गुल्लक को हम अकाउंटिंग फॉर्म में कह देते हैं डेप्रिसिएशन फंड। क्या कह देते हैं इसे? डेप्रिसिएशन फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इसमें पैसा डालते कहां से हैं? जो हमारा हर साल का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितना डाला जाएगा? उतना डाला जाएगा जितना डेप्रिसिएशन होगा हर साल का। कितना पैसा डाला जाएगा? जितना हर साल का डेप्रिसिएशन होगा। तो देखो डेप्रिसिएशन का यूज हो रहा है नहीं हो रहा है अपनी जो है असेट्स को रिस्टैब्लिश करते में, क्योंकि जब आप हर साल यहां से पैसा इसमें डालते चले जाएंगे तो जब भी वो प्लांट जिसके लिए आपने प्रोविजन किया हुआ है उसे बदलने का टाइम आएगा तो इस गुल्लक में बहुत मोटी अमाउंट आपकी इकट्ठी हो जाएगी। सपोज करो कि कोई 1 लाख रुपए का आपका प्लांट था जो आपने खरीदा है ना, और उसका आपने माना कि 20% यूज हर साल करते हैं, तो यानी कि उसमें 20% की कमी हर साल आती चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हर साल के प्रॉफिट में से हम इसमें 20-20 हजार रुपए जमा करते रहेंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें हर साल जमा करते रहेंगे तो कुछ 5-1 साल बाद इसमें इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि आप फिर से जब ये मशीनरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो एक नई मशीनरी या नया प्लांट आप परचेज
कर सकते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट काम आता है आपके जो असेट्स होती हैं उनको रिस्टैब्लिश करने में। ठीक है, तो अभी हमारी बात हुई कि डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है का मैंने आपको दो कारण बता दिए इसमें मोटे मोटे से। पहला कारण क्या था कि हमें अपनी जो असेट्स होती हैं, जो संपत्तियां होती हैं बिजनेस की, उन्हें बैलेंस शीट में एक्चुअल पोजीशन उसकी हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या है। तो वो कैसे पता चल सकती है कि भैया जितना यूज कर लिया उसका प्राइस कम कर दो, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन कम कर देंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में पता चल जाएगी। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट यूज होता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये दो ही है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं मेन दो की बात कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया था कि अपनी जो असेट्स हैं उन्हें रिस्टैब्लिश करने के लिए भी आप डेप्रिसिएशन का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया कि एक डेप्रिसिएशन फंड नाम की गुल्लक बना ली जाती है जिसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट के बराबर प्रॉफिट में से हिस्सा जमा करते रहते हैं, और जिस समय हमारी ये असेट्स खत्म हो जाती है यानी कि यूज से बाहर हो जाती है, उस समय इस गुल्लक को खोलकर इस प्रोविजन को खत्म करके इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है उससे एक नई असेट्स, नई मशीनरी, प्लांट जो भी हमें खरीदना है वो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, डेप्रिसिएशन का यूज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन को, ये बात हमारी भी क्लियर है। तो दो बातें आपकी क्लियर हुई, डेप्रिसिएशन क्या है और इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस भी मैंने बता दी दो मोटे मोटे पॉइंटों में। अब अगली बात आती है कि कैसे का क्या मतलब है, यानी कि अकाउंट में डेप्रिसिएशन के जो इफेक्ट है उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लेना देना किससे है, असेट्स से। डेप्रिसिएशन का लेना देना किससे, असेट्स से। तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट असेट्स पर जरूर पड़ेगा, है ना, इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, असेट्स पर जरूर पड़ेगा। तो हम कैसे डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट को असेट्स पर शो करेंगे अपने अकाउंटिंग फॉर्म में, ये चीज भी हमें देखनी है। यानी कि डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट है अकाउंट्स में फॉर्म में, जो असेट्स पर उसका इंपैक्ट होने वाला है, उसे कैसे शो करेंगे। ठीक है, यानी कि अकाउंट पर क्या फर्क पड़ता है डेप्रिसिएशन का, इस बात को और हम यहां पर ध्यान में रखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कुछ मेथड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या है कि कुछ मेथड है। अब वो मेथड कौन से, वैसे तो 8 तरह के मेथड है आपके स्टडी मटेरियल में बेटा, 8 तरह के मेथड दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं दो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कॉमनली हर जगह यूज होते ही होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की मैं आपको बात करने वाला हूं, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हुए उन्हें आज मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वो दो कौन से हैं, पहला है इसमें मेथड्स में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्थायी किस्त पद्धति, हिंदी में उसे कह लो। और एक दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, हिराशित शेष पद्धति। हिराशित शेष पद्धति बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है ये, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है। इन दोनों को आज हम समझने वाले हैं कि ये क्या है, और इन दोनों से अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो कैसे हम असेट्स अकाउंट पर हमें प्रिपेयर करना होता है, ये बात हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन ले लें इन दोनों मेथड्स का कि ये है क्या। देखिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, अभी आप ये भी ध्यान में रखना। और दूसरा है आपका हिराशित शेष पद्धति यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, नाम पर जरा ध्यान देंगे तो ही हमारा अर्थ क्लियर हो जाएगा इसका। फिक्स्ड मतलब ऐसा अमाउंट जो फिक्स कर दिया जाए एक बार, इंस्टॉलमेंट मतलब एक किस्त की राशि, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं और उस अमाउंट के बराबर पैसा इसमें डेप्रिसिएशन फंड में, जो थ्योरी में मैंने बताया था, उसमें जमा करते रहते हैं। तो जब हम डेप्रिसिएशन को फिक्स करके चलते हैं, हर साल का इक्वली मान लेते हैं,
कि हर साल जी साहब 20% ही यूज होना, वो कम ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन जब हम हर साल यही मान के चलते हैं कि हम हर साल 20% ही यूज अपनी असेट्स का मानेंगे तो प्राइस में 20% की कमी ही हम करेंगे, तो उस मेथड से जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्थायी किस्त पद्धति हो जाता है। और इसकी पहचान ये है कि इसमें हर साल के डेप्रिसिएशन की अमाउंट बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि एक बार जो फिक्स कर दिया वही कंपनी में तब तक चलता रहेगा जब तक उस असेट्स का जीवन काल समाप्त ना हो जाए या कंपनी उस विधि को परिवर्तन या चेंज करने का जो है डिसीजन ना ले। ठीक है, तो यहां तो रहता है फिक्स मामला। चलो अगला क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हर साल का बैलेंस जो निकलेगा उस बैलेंस पर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो हर साल का बैलेंस भी बदलेगा और जब बैलेंस बदलेगा तो हर साल का डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि भाई पहले साल मान लो 1 लाख रुपए में तुमने असेट्स खरीदी, उस पर 20% लगा दिया, 20,000 हो गया, तो साल के एंड में असेट्स की कीमत कितनी बची, 80,000 रुपए। तो अगले साल का बैलेंस कितना हुआ, 80,000। तो अब अगली बार जो लगाया जाएगा वो 80,000 पर लगाया जाएगा। तो इस तरह से जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हर साल के डेप्रिसिएशन के बैलेंस, हर साल से असेट्स की बैलेंस पर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है तो उस तरह से कैलकुलेट किया गया डेप्रिसिएशन जो होगा हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो फिर उसे हम गुल्लक में जमा करते थे, वो मैंने थ्योरी आपको बताई दी है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल से समझना कि इन दोनों मेथड्स से ही अगर हम असेट्स अकाउंट क्रिएट करें, प्रिपेयर करें तो कैसे प्रिपेयर होता है। तो आपकी स्टडी मटेरियल से उसके लिए हम एक एग्जांपल उठाएंगे और मैं दोनों मेथड से आपको उस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके आपको वो अभी हैंड टू हैंड बता देगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका स्टडी मटेरियल मेरे पास है, इग्नू स्टडी मटेरियल, और इसमें पहला ही प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप उसमें देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको सॉल्यूशन दूंगा। ये कहता है कि 1 जुलाई 2016 को एक प्लांट 1 लाख रुपए में परचेज किया गया है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हुए प्लांट अकाउंट तैयार कीजिए। तो आपसे करवा क्या रहा है, बेसिकली ये आपसे ये कह रहा है कि भैया प्लांट अकाउंट बनाइए, कौन कौन से मेथड का यूज करते हुए, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हुए और स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हुए आपको क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से थी, मैं थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। क्वेश्चन जो था कुछ इस तरह से था कि 1 जुलाई 2016 में हमने क्या किया था, एक प्लांट परचेज किया था। ₹1 लाख रुपए। ये आपके स्टडी मटेरियल में से प्रॉब्लम उठाई मैंने। ठीक है, और इसने कहा है कि उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो 20% की रेट से लगाया जाता है, यानी कि हम यूज कितना मान रहे हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपनी ये मानकर चल रही है कि हम हर साल कितने परसेंट यूज कर लेते हैं, 20%। तो कीमत में कितनी कमी आएगी हर साल, 20%। तो 20% उसके डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। और फिर हमसे एंड में कहा गया है कि इन दोनों इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से भी, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें देना है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। ठीक है, और सेकंड सॉल्यूशन हमें देना है एज पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। सॉल्यूशन में क्या देना है, असेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रिपेयर ए प्लांट अकाउंट। हमसे क्या कहा गया है, प्लांट अकाउंट बताना है फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। तो बहुत क्लियर है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, अब आपके सामने लिख भी दिया है मैंने, स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो वहां से पूरा डिटेल में ये मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख दिया। इसने कहा था कि 1 जुलाई 2016 में हमने एक प्लांट परचेज किया जिसकी कीमत थी 1 लाख। ठीक,
और हमने ये माना कि डेप्रिसिएशन की रेट जो है उस पर 20% है, यानी कि हम 20% उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसकी कीमत में हर साल जो कमी आती है वो 20% है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए पहले एक प्लांट अकाउंट बनाओ 3 साल के लिए, है ना। तो यानी कि हमें ये बताना पड़ेगा कि 3 साल बाद हमारा जो प्लांट है उसका कितना अमाउंट बचेगा, बैलेंस कितना उसके यहाँ पर रहता है, वो हमारा आंसर कहलाएगा। और सेम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रिटन डाउन वैल्यू से भी हमें क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट 3 साल के लिए प्रिपेयर करना है। यहां से आप दोनों में डिफरेंस भी समझ जाएंगे, जो मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए जरा बनाते हैं। पहले बनाता हूं मैं एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट सॉल्यूशन प्लांट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन में SL। फॉर्मेट आपको बताइए अकाउंट्स का क्या होता है, एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम, फिर एक डेट का कॉलम, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम और फिर एक अमाउंट का। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट को मैं रुपीज के साइन से शो करता हूं, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स और फिर से अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, और जब हम प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट किसी कंपनी या किसी बिजनेस के लिए क्या होगा, असेट्स। और जो असेट्स होती है उसका ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा डेबिट। तो डेबिट इधर वाली साइड होती है, क्योंकि दो अमाउंट के कॉलम है ना, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट वाला। ठीक है, तो मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ। तो जो प्लांट होता है या जो मशीनरियां होती हैं वो क्या होती है, असेट्स होती है। और वैसे भी असेट्स अकाउंट बना रहे हैं, और असेट्स हमेशा डेबिट साइड से शुरू की जाती है, क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस क्या माना जाता है, डेबिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने प्लांट खरीदा है ना, अगर आपने प्लांट खरीदा है तो आप क्या करेंगे, उसे डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली अगर बात करें तो क्या जनरल एंट्री बनती है अगर प्लांट परचेज करते हैं, तो बताइए क्या जनरल एंट्री बनाएंगे। तो सीधी सादी जनरल क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, यही तो जनरल एंट्री बनती। और अगर उसकी लेजर पोस्टिंग भी करेंगे तो हमें ये पता है अकाउंट में कि जो अकाउंट हम बना रहे होते हैं उसका नाम नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो टू साइड में क्या आएगा, आपका बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले 2016 से स्टार्ट करना है, 2016 और जुलाई 1 परचेज किया है ये 1 लाख रुपए में, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि हम ये मानते हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन जो होता है वो बाई चेक किया जाता है। बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो 3 साल के लिए हमें बनाना है और पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इधर ये खरीद लिया, अभी बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, साल के शुरुआत में बैलेंस यहां और साल के एंड का बैलेंस फिर इधर आएगा। तो अब इधर आ जाओ, 2016 जो साल जुलाई 1 में शुरू हुई, खत्म कब हुई होगी, जून 30 में, जून 30। तो क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% की रेट से, तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या होगा, इसकी कीमत कम हो जाएगी। तो देखो जब परचेज किया था तो प्लांट की कीमत बढ़ी थी तो डेबिट साइड में डाल दिया, ठीक है। और जब डेप्रिसिएशन लगा तो प्लांट की कीमत कमी तो हो रही है डेप्रिसिएशन से, तो जितनी भी प्लांट की कमियां होंगी, प्लांट में जो भी कमियां होंगी प्राइस में, वो सब क्रेडिट साइड से स्टार्ट की जाएंगी। चाहे अगर बेका भी जा रहा है तो भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के नाम से इधर डाल देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 20%। और 20% किसका निकलेगा साहब, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का 20% आ जाता है हमारा
20, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो जो पहले साल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा वही हर साल रहने वाला है। ठीक है, तो इतने की डेप्रिसिएशन की कमी आ गई साल भर में, तो साल में फिर इसका बैलेंस कितना बचा होगा, तो फिर आप बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस सीडी। 1 लाख का स्टार्टिंग में था, 20,000 की कमी आ गई, तो कितने का बैलेंस बचा होगा, ये 80,000। तो इस तरह से पहले साल का अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर जब सेकंड ईयर का अकाउंट शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, इसी में ही जो पुराना बैलेंस है पिछले साल का उसे ट्रांसफर करके ले आएंगे नए साल में। तो नया साल क्या आएगा, 2017, और 22 से बैलेंस आ जाएगा 2 और जुलाई रह जाएगी 1। 30 जून साल का एंड है, तो स्टार्टिंग क्या होगी नई साल की, जुलाई 1। तो 2 बैलेंस बीडी, पुरानी बैलेंस को बीडी कहते थे, 80,000। फिर से वही काम, अब ये साल खत्म होगा 2017, और जब ये साल खत्म होगा तो इस साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा, जून 30 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो जो पहले साल डेप्रिसिएशन होता है वही हर साल आएगा। तो पहले साल 20,000 था, तो इस साल भी अब कितना आ जाएगा, 20,000। फिर से बैलेंस निकालो सेम डेट में बाय बैलेंस सीडी 60। ठीक है, ठीक है। फिर से ये बैलेंस जो 3 साल के लिए बनाना है ना, अभी 2 साल कंप्लीट हुई है, 1 साल और आगे बढ़ाएंगे, तो अब 2017 के बाद आ जाएगा 2018। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2018। ठीक, जुलाई 1 2 बैलेंस बी कितना था 7 साल के एंड में, 60। फिर से इस साल का एंड करेंगे, 2000 जून 30 बाई डेप्रिसिएशन। फिर से वही 20,000 ही रहने वाला है। ठीक है, और जून 30 में ही हम बाई बैलेंस कितना 40। ये साल खत्म हो जाता है ये अकाउंट हमारा। 3 साल के लिए हमसे बनाने के लिए बोला गया था, 3 साल का ये हमने प्रिपेयर। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको प्लांट अकाउंट तैयार करना है तो ये तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या था। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि एक बैलेंस जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा था वही फिक्स कर दिया गया था और उसी के बेसिस पे हर साल करते चले। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम कौन से मेथड से, WDV रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, इसमें इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इतने यहाँ फॉर्मेट अपना ओपन कर लेता हूँ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो अब इधर से ध्यान थोड़ा इधर से कर लेंगे आप अपना। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से प्लांट अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो वैसे ही होगी जैसे इस वाले की हुई थी। तो 2016 में हमने क्या किया था, 1 जुलाई में इसे परचेज किया था। तो परचेज करते समय वही टू बैंक अमाउंट वही 1। ठीक है, और फिर साल के एंड का बैलेंस 2017 जून 20। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन बीईपी डेप्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेस थोड़ा कम है। अच्छा, पहले साल का डेप्रिसिएशन 20%, तो 1 लाख पर निकालेंगे तो सीधे सीधे 20 लाख, यानी कि पहले साल का अकाउंट तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। है ना, आप देख रहे हैं कि पहले साल का दोनों ही तरह पर अमाउंट बिल्कुल सेम है। यहाँ भी 80,000 का बैलेंस बच रहा है और वहां भी 80,000 का बैलेंस बच रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा चेंज रहेगा। अगले साल जब 2017 की जुलाई में हम इस बैलेंस को उतारेंगे, फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, यही चेंज आ जाता है। यहां स्ट्रेट लाइन में तो हर साल का फिक्स कर दिया गया, लेकिन रिटेन डाउन वैल्यू पर क्या होगा कि जो हर साल के शुरुआत में जो भी बैलेंस रहा होगा उसी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। जैसे पहले साल बैलेंस 1 लाख था, तो हमने 1 लाख का 20% निकाल लिया। दूसरे साल में बैलेंस कितना है, 80,000, तो इस बार 80,000 का 20% निकालेंगे, तो 80,000 का 20% मेरे हिसाब से 16,000 होना चाहिए, और फिर से वही बैलेंस निकाल। ठीक है, तो अब तो बात समझ आ गई होगी ना। क्या अंतर था कि यहां तो जो पहले साल फिक्स कर दिया गया वही चलता चला गया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हर साल का फिक्स नहीं है, हर साल के बैलेंस पर निकाल लें। पहले साल स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए था, 80 यूनिट का बैलेंस ओपनिंग, तो उसका हमने 20% निकाल दिया। फिर दूसरे साल में जो बैलेंस था वो 80,000 रुपए था, तो उसका 20% निकाल दिया। ठीक है, और 80 में से 16 घटाएंगे तो 64,000 आएगा, और ये हो गया 80। फिर थर्ड ईयर में आकर आप इसका बैलेंस उतार लें। बैलेंस 80, सॉरी 64। ठीक है, फिर से डेप्रिसिएशन फाइनल है आपका, ये तीसरे साल का ही पूछा था बस, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 64,000 का आप लोग इसमें 20% निकाल लीजिए। 64,000 का 20% होगा आपका 12,800। ठीक है, और लास्ट में बैलेंस आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस सी। ठीक है, 64,000 में से घटा दीजिए इसे, तो लास्ट में बैलेंस बचता है आपका 51,200, और ये अकाउंट आपका क्लोज। ठीक है, तो ये आपका दोनों मेथड से आपका प्लांट अकाउंट मैंने आपको बनाना यहाँ पर सिखाया, और आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा।
फिर से एक बार अंतर देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या था कि स्टार्टिंग में जो डेप्रिसिएशन रख दिया गया वही हर साल हम फिक्स करके लगाते चलेंगे। पहले साल भी 20,000, दूसरे साल भी 20,000 और तीसरे साल भी 20,000। हमसे 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करवाया था, इसलिए हमने 3 साल में ही बैलेंस निकालकर छोड़ दिया, और आगे का क्या था तो और आगे तक निकाला, ठीक है। लेकिन रिटेन डाउन वैल्यू में क्या हुआ कि पहले साल के बैलेंस पर तो 20,000 निकल कर आया, लेकिन दूसरे साल रिटेन डाउन वैल्यू घटती हुई बैलेंस, रिटेन डाउन वैल्यू मतलब घटता हुआ मूल्य। तो पहले साल मूल्य 1 लाख था तो 20,000, फिर घटकर कितना हो गया दूसरे साल में 80,000, तो 80,000 का 20%, फिर घटकर कितना हो गया 64,000, तो 64,000 का 20%। मतलब जैसा नाम वैसा ही काम, या इसका नाम था स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। और रिटेन डाउन मतलब घटता हुआ मूल्य, तो जो घटता हुआ मूल्य होगा उसी पर हम ये निकालते रहेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही मेथड है, आप लोग बहुत अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं। अब आपके स्टडी मटेरियल के जो आपके क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो बस मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करके आपको छोड़ जाता हूं। आगे आपका अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आने वाला लेक्चर होगा तो शेड्यूल के हिसाब से जो भी हमारा आगे का टाइम टेबल है आप लोगों तक पहुंच गया होगा, उसके हिसाब से हम अपना लेक्चर फिर से आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।